आप कोर्ट में अपने डिफेंस को सही से प्रेजेंट नहीं करोगे ना, अपने ग्राउंड को सही से बोलोगे नहीं, तब तक जज साहब को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जज साहब के पास रोजाना सैकड़ों केसेस पहुंचते हैं। आपके सिर्फ अकेले केस को ही पढ़ने के लिए वो नहीं बैठे हैं, इसीलिए पिटीशन का बहुत अच्छा बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के दौरान में कई बार ऐसे मामले देखे हैं, कई सारी ऐसी एफआईआर पड़ी, चार्जशीट पड़ी, जिन मामलों के अंदर मामला वो सिविल में जाना चाहिए था, पर वो मामला क्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्रिमिनल में एफआईआर लॉन्च हुई, सामने वाला अरेस्ट हुआ, जेल गया, 6 महीने सजा काटी, उसके बाद वो बाहर आया और बाहर आने के साथ साथ उसे वो पैसा चुकाना भी पड़ा, क्योंकि शुरू से वो रेमेडी नहीं ली गई। जब तक आप कोर्ट में अपने डिफेंस को सही से प्रेजेंट नहीं करोगे ना, अपने ग्राउंड को सही से बोलोगे नहीं, तब तक जज साहब को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जज साहब के पास रोजाना सैकड़ों केसेस पहुंचते हैं। आपके सिर्फ अकेले केस को ही पढ़ने के लिए वो नहीं बैठे हैं, इसीलिए पिटीशन का बहुत अच्छा बनना बहुत जरूरी है। जब भी कोई भी वकील साहब आपकी पिटीशन बनाते हैं, उस पिटीशन को मांगो और पढ़ो, देखो आपके सारे डिफेंस उसके अंदर हैं या नहीं, आप जो बोलना चाहते हो सब कुछ है या नहीं, बाकी जो लीगलिटी है वो आपके वकील साहब देख ही लेंगे। चीटिंग केस कब फॉर्जरी बन जाता है आसानी से और आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कब मामला नॉर्मल चीटिंग का है, उसमें सामने वाला आपको अपना एम्प्लॉय दिखाकर उसी में 316 का सबसेक्शन 4 में आप पर मुकदमा दर्ज कर देता है, और चार्जशीट टाइम से नहीं लिखी, डिफॉल्ट बेल तक आप लगाते नहीं हो, पुलिस वाले ने आपको नोटिस दिया नहीं है, ये सब चीजें एक साथ पैरेलल चलती चली जाती हैं, आप जेल जाते हो और बिना बात में बहुत बड़ा अमाउंट पे कर ही आप बाहर आ पाते हो। कई बार मामले क्वैश के होते हैं कि एफआईआर को रद्द करा लो, बट आप बेल के पीछे भागते हो और सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिलती। कई बार मामले ऐसे होते हैं जहां पुलिस वाले पर एक्शन होना चाहिए और आप उल्टा उसी चीज को अपनी डेस्टिनी मानकर, या जो होता है सही के लिए होता है, ये चीजें बोलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो। तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से कई सारी रेमेडीज बताऊंगा चीटिंग और फॉर्जरी के केसेस के मामले के बारे में, कब मामला सिविल नेचर का बनता है, कैसे आप निकलोगे, कब आप क्वेश कराओगे, कब आपकी बेल होगी, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है या आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना। लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियोस जो मैं लेकर आता हूं, आप तक पहुंचाता हूं सटीक जानकारी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, होता क्या है कि मामला आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ, अगर वो मामला फेक है, फर्जी है, आपके पास उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आपके पास स्टेटमेंट है कि एक आदमी बोलता है कि मुझे इससे 13 लाख रुपए लेना है, 13 लाख का केस डाल देता है उसके अंदर कि चीटिंग से ठग लिया, आपने दिखाया कि अरे भाई 13 लाख नहीं, मैं तो इसको 12,90,000 तो वापस कर चुका हूं, तो मतलब वो आदमी गलत बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपने कैश की एंट्री दिखाई कि मैंने इसको 90 लाख रुपए कैश दिया, तो 90 लाख तू लाया कहां से था। तो ये सब चीजों को लेकर आप क्वैश में जा सकते हो, मामला क्वैश हो सकता है, आपको हाईकोर्ट जाना होगा, मामला क्वैश कराने के लिए केस वहां से क्वैश हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं, एक आदमी ने दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, वो मामला 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकता है। अब मामला चलता रहा, 1-1.5 साल तक वो डीलिंग चलती रही, उसके बाद में एकदम से सामने वाला केस दर्ज करवा देता है कि इस आदमी ने मेरे साथ में चीटिंग की है। तो चीटिंग कैसे की है? सिर्फ अकाउंट में पैसे डालने से क्या चीटिंग प्रूव हो जाती है? नहीं। अगर पैसा डाला है, पैसा रिकवर करना है, तो सिविल रेमेडी लीजिए, आप क्रिमिनल में नहीं जा सकते। आपको कोई एग्रीमेंट दिखाना होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज पर उसने कोई ऐसी बातें आपसे की हो, पैसा ऐंठने के लिए बताना पड़ेगा, फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली, ये चीजें प्रूव करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, अगर चीटिंग किसी ने की है तो चीटिंग की इंटेंशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होनी चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो लोगों के बीच में बिजनेस चलता रहा, साल 1.5 साल के बाद में बिजनेस टर्म्स थोड़े से बिगड़े और जाकर उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। यह मामला सिविल में जाएगा, सीधा क्रिमिनल में नहीं जाएगा। मामला सिर्फ नॉर्मल 420 का है, मतलब 318 का सबसेक्शन 4 जो नया देश का कानून है। इस मामले में आपको पुलिस ने नोटिस ही नहीं दिया और सीधा उठाकर ले गए। क्यों उठाकर ले गए? क्योंकि सिर्फ वो पुलिस वाले जो थे इन्फ्लुएंस में थे कंप्लेनेंट के, बड़ा अमाउंट था। तो ऐसे मामले में कंटेम्प्ट में भी आप जा सकते हो। कंटेम्प्ट क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस दी हैं, अरनेश कुमार में भी दी, सत्येंद्र अंटिल में भी दी, विहान कुमार में जजमेंट आया कि आप नोटिस दोगे, कैसे दोगे ये भी बताया गया कि नोटिस व्हाट्सएप पे नहीं दोगे, या तो पुलिस वाला घर जाएगा, फिजिकल कॉपी देगा, या पोस्ट कर दो, भारतीय डाक से आप भेज सकते हो। तो
ऐसी चीजें रेमेडी नहीं ली गई, सीधा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो भाई आप सीधा आप कंटेंट में जा सकते हो, या फिर सीधे जाकर रिट भी लगा सकते हो, या फिर आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हो। तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। आप पुलिस स्टेशन गए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वहां वो कंप्लेनेंट भी बैठा हुआ है, आपके साथ मारपिटाई भी हो गई, आपके खिलाफ ही बहुत सारे केस में और भी चीजें लिख भी ली गई, आपके अगेंस्ट ही आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए गए और उल्टे सीधे पेपर पे साइन करा लिए गए। अगर ये सब आपके साथ हुआ तो कंप्लेनेंट वहां पे करके आ रहा था जिसने आपको मारा पीटा। तो ऐसे में आप परमवीर सिंह सैनी की जो जजमेंट है कि पुलिस के चप्पे चप्पे पर, मतलब पूरे पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी फुटेजेस होंगी, वीडियोग्राफी उसकी बनाई जाएगी, तो ये सब आप मंगा लीजिए कोर्ट में, इससे भी आप निकल सकते हैं। क्वेश्चनिंग में आपको ऐसे केसेस में जाना चाहिए, आपको रेमेडी जरूर मिल सकती है। और दूसरी बात, आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मतलब सेशंस कोर्ट से आपको बेल नहीं मिली, तो ऐसे में आप सीधा सरेंडर करने की सोच लेते हो। सरेंडर भी अगर आपको करना है ना, कोर्ट में सरेंडर कीजिए, पुलिस को जाके सरेंडर मत दीजिए। पुलिस आपके सरेंडर को अरेस्ट दिखाएगी हमेशा। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, पुलिस आपसे पैसा मांग रही है, पुलिस कहती है बेटा इतना पैसा दे, नहीं तो हम तेरे को अरेस्ट करेंगे। तो इसमें पैसा आपके पास है नहीं, आपके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में सीधी जाकर इसकी कंप्लेंट एंटी करप्शन को आप दे दीजिए। एंटी करप्शन वाले ऐसे पुलिस वाले को अपने आप सीधा कर देंगे, उनका क्या इलाज करना है एंटी करप्शन को बहुत अच्छे से पता होता है। आप अगर एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है और फर्जी मामले में आपका नाम आ रहा है, तो एंटीसिपेटरी बेल पहले सेशंस कोर्ट लगाई, हाई कोर्ट भी जाओ, हाई कोर्ट में नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाओ, लड़ाई को पूरा लड़ो। ऐसे के बीच में अगर 82 की कार्रवाई हो जाती है, मतलब कि भगोड़ा करार करने की कार्रवाई अगर हो जाती है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रोक्लेमेशन इशू होता है उसकी पूरी प्रोसीडिंग ही गलत होती है, बायस होती है, तो आप उस प्रोक्लेमेशन को भी चैलेंज कर सकते हो। दोस्तों रेमेडी अपने देश के कानून में बहुत सारी है। हमेशा जब भी एक कानून बनता है तो उससे निकलने के रास्ते भी उसमें दिए जाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पर होता है? कंप्लेनेंट पे होता है, स्टेट पे होता है। आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो तो ये बर्डन आप पर शिफ्ट हो जाता है, ओनस का शिफ्ट होना बोलते हैं इसको। तो ऐसे में आप बताओगे कि कैसे आप निर्दोष हो, पर कानून में बहुत सारी रेमेडीज आपको दी गई हैं जिससे आप इजीली बाहर निकल सकते हो। पिटीशन में दम होना चाहिए, पिटीशन अच्छी होनी चाहिए, जजमेंट्स के साथ होनी चाहिए, फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप जेल नहीं जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे, समय से चार्जशीट ना लगे तो आप डिफॉल्ट बेल लगाइए। ऐसे में कभी भी आपको जेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस दोस्तों आपको मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो पूरी लड़ना, थोड़ी लड़ाई लड़कर छोड़ देने से फायदा नहीं है, खामखा जेल पहुंच जाओगे। और कोई भी सवाल, किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में अगर आते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, औरों तक पहुंचाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ और साझा करने में मुझे और प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।